हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं यार, उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम फिजिक्स की पूरी जे की थ्योरी कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और इसके साथ साथ हम एयरोडॉफ के रेलेवेंट सवाल भी साथ में कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार, लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स से स्टार्ट करा था। तो हमने पहले वेट की बात करी थी, फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ी, में तुम्हारे नॉर्मल और फ्रिक्शन आया, और फ्रिक्शन से रिलेटेड काफी सारी अच्छी प्रॉब्लम्स हमने करी है। अब इसके बाद हम अगली फोर्स पर अपनी आ रहे हैं, जो कि है टेंशन। तो ये टेंशन पढ़ने के बाद अभी हम मिक्स प्रॉब्लम भी करेंगे, इसमें टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल सब इन्वॉल्व होंगे। तो वो भी आगे आएगी, बट अभी तक हमने टेंशन अभी नहीं पढ़ी है, तो अब हम टेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग, टेंशन। तो टेंशन फोर्स किस तरह की होती है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए समझो कि सपोज ये एक सरफेस है ना, इस तरीके की। एंड ये जो है ना तुम्हारी, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इसका कोई भी इसमें मतलब वो नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह। तो इस पर हमने एक इस तरीके से रॉड रख दी। सपोज ये एक रॉड है जो इस सरफेस पर रखी हुई है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ कुछ एल हो गई, इस तरीके से सॉलिड रॉड है, ठीक है। अब इस पर ना हम क्या करेंगे, एक फोर्स एफ लगाना चालू करेंगे इस एंड से, ठीक है। तो उसकी वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अगर इसका तुम एफबीडी देखो, इसके अलावा इसमें एमजी और नॉर्मल लग रहे होंगे, उनको मैं अभी नहीं दिखा रहा वर्टिकल डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में केवल एफ होगा, और फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन होता, बट अभी हमने फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यू जीरो माना हुआ है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, तो केवल एफ होगा। तो इस बॉडी का इस साइड में कुछ एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। सपोज इस रॉड का मास कुछ, मैं बोल दे रहा हूँ, एम है, ठीक है। तो इसका मास एम है, लेंथ एल है, तो एक्सेलरेशन इसका फोर्स बाय मास होगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे इमेजिन करो कि सपोज हम इसके केवल कुछ पार्ट को देख रहे हैं। सपोज मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया, मतलब तोड़ा नहीं है बेसिकली, हम बस देख रहे हैं, इस इतने पार्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस पार्ट को हमने देखा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर हम केवल इतने पार्ट को देखें और आगे के पार्ट को ना देखें, तो इस बॉडी का हर पार्ट, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है, ये बीच में से टूट तो रही नहीं, है ना। तो ये भी पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये इसी एक्सेलरेशन ए से चल रहा होगा, जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन ए से चलाने के लिए इस पे कोई ना कोई एक फोर्स इस पे जरूर होगी, इस पार्ट पर आगे की तरफ कोई एक फोर्स लग रही होगी, जो इस पार्ट को आगे की तरफ चला रही होगी। उस फोर्स को सपोज अभी मैं कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ मैं नाम दे रहा हूँ इसको एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट फोर्स है जो इसको आगे की तरफ चला रही है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये हमने निकाल लिया होगा, बॉडी का हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम है, अगर डिफरेंट हो जाएगा तो फिर ये बॉडी टूट जाएगी। वो तो हो नहीं रहा यहाँ पर, तो इस तरीके से हो गया। तो अब इतने पार्ट का अगर मैं मास बोलूं, तो वो क्या होगा। सपोज उसको मैंने बोल दिया एम डैश, इस पार्ट का मास एम डैश, तो वो होगा इस पूरे का मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। एंड सपोज जब मैंने काटा था, तो मैंने इसको एक्स लेंथ को काटा था, ये एक्स लेंथ हमें पता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा मास होगा, वो हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ क्या है, एक्स, तो ये हो जाएगा, तो ये इसका मास हो गया, ठीक है। और एक्सेलरेशन ये है, तो ये फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस एफ नॉट को मैं सिंपली एम डैश ए नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इसका मास है और इतना एक्सेलरेशन हमें चाहिए, जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है ऊपर। तो इसको मैं लिखता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा एम डैश की वैल्यू लिखूंगा एम बाय एल इंटू एक्स, और ए की वैल्यू लिखूंगा यहाँ से एफ बाई स्मॉल एम, है ना, एफ बाय स्मॉल एम, ये लिख दिया। एम से एम चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास एफ इंटू में एक्स बाय एल, ये एफ नॉट की वैल्यू आएगी। और यही है तुम्हारी टेंशन फोर्स। तो बेसिकली इस पर आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है, ये वाली, यही है तुम्हारी टेंशन। तो ऐसे ही हर पार्ट पर अगर तुम इसको यहाँ से काटते कुछ और लेंथ होती, और उसके लिए तुम टेंशन लिख सकते थे, कुछ एक फोर्स होती जो इसको आगे की तरफ ले जा रही होती। कहीं से भी तोड़ के देख लो तो तुम्हें यही दिखेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए जो हमने एक्स एक्स लेंथ का पार्ट तोड़ा है, तो इसके लिए टेंशन की वैल्यू कुछ एफ नॉट जो हमने निकाली थी, वो फाइनली निकल करके आ रही है एफ एक्स बाई एल, तो इसी को हमने बोल दिया टी। तो ये होती है तुम्हारी टेंशन फोर्स, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू कुछ चेंज होगी, तो हर पार्ट पे, अलग अलग पार्ट पे तुम टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब इस टेंशन के बारे में क्या लिख लो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सिस्टम इन पुल फॉर्म। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सिस्टम
तो ये टेंशन का नेचर इस तरीके का होता है इन पुल फॉर्म। तो ये एक तरह की फोर्स होती है जो मतलब पूरी बॉडी को आगे ले जा रही है, तो ऐसे तुम किसी भी पार्ट के लिए एनालिसिस करोगे, इस तरीके से टेंशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तुमने, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से टेंशन फोर्स होती है। आप इतना समझ लिया कि टेंशन क्या होती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेंशन पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो यार, एक मिनट। इसमें पहले एक डायग्राम है, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये इस तरीके का तुम्हारे पास एक ब्लॉक गिवन है 7 kg मास का, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हारे पास एक रोप है इस तरीके की, ठीक है। इस रोप का मास है 4 kg, ठीक है। रोप का मास है 4 kg, ठीक है। ये मासलेस रोप नहीं है, मास वाली रोप है। और इसके नीचे तुम्हारे पास एक और ब्लॉक होगा इस तरीके का, इसका मास है 5 kg, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस पूरे पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से, कैपिटल एफ, जिसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी, 320 न्यूटन, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू है, ये हम एक फोर्स पूरे सिस्टम पर लगा रहे हैं। और ऑब्वियसली यार ग्रेविटी तो इस पे नीचे की तरफ लगी रही होगी, ठीक है, तो उसकी तो बात ही नहीं है। अब लैंग्वेज लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दी हुई है, तो लिख सकते हो टू ब्लॉक्स ऑफ मास 7 kg एंड 5 kg, टू ब्लॉक्स ऑफ masses 7 kg and 5 kg are connected by a uniform rope, are connected by a uniform rope of mass 4 kg, रोप का मास 4 kg जो हमने पहले बता दिया। बाकी जनरली क्वेश्चंस क्या आते हैं, मतलब ये एक वैरायटी है क्वेश्चंस की जो ये तुम्हें जेईई मेन में भी देखने को मिल जाएंगे कि मास वाली रोप दे दी। बट इसके बाद हम जब पुली सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे ना, ये अपने स्ट्रिंग और पुली के साथ में जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर में स्ट्रिंग्स तुम्हारी मासलेस होती है। तो स्ट्रिंग का मास होता है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, बट अभी ये मास वाली स्ट्रिंग है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा है द 7 kg ब्लॉक इज पुल्ड वर्टिकली, द 7 kg ब्लॉक इज पुल्ड वर्टिकली with a force F equal to 320 Newton, with a force F equal to 320 न्यूटन। तो 320 न्यूटन से ऊपर की तरफ हम इसको पुल कर रहे हैं, वो हमने दिखा भी रखा है येलो कलर से, ठीक है। फाइंड द टेंशन एट द टॉप एंड मिड पॉइंट ऑफ रोप, फाइंड द टेंशन एट टॉप एंड मिड पॉइंट ऑफ रोप। तो टॉप और मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है। वो अलग अलग क्यों होगा वो तुम्हें भी दिख ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, टॉप पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पर T1 बोल दिया मैंने टेंशन को, और ये मिड पॉइंट जो इसके बिल्कुल मिड पर है, यहाँ पर हमें निकालना है T2, ठीक है। तो T1 और T2 हमें निकालना है, तो एक बार तुम खुद से ट्राई कर सकते हो, उसका फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, है ना, इस 7 kg 5 kg और 4 kg इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूँ, तो इनमें इस पूरे सिस्टम में एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा 320 न्यूटन, मैं इधर दिखाना शुरू कर रहा हूँ, 320 न्यूटन। नीचे की तरफ बेसिकली तो इन तीनों के वेट होंगे मिला करके, तो 7 4 और 5 तुम्हारा टोटल 16 kg बनता है। तो 16 g, और g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 16 का ही हो जाएगा 160 न्यूटन, जो सबके वेट्स की फोर्स हो गई, ठीक है। ये हो गया। तो इस पूरे सिस्टम पर ये दो फोर्सेस लग रही है ना। तो बेसिकली फिर नेट फोर्स इधर की तरफ कितनी आ गई तुम्हारी, 320 माइनस 160, यानी कि 160 न्यूटन की ऊपर की तरफ नेट फोर्स है। तो एक्सेलरेशन अब हम लिख लेंगे पूरे सिस्टम का कितना है। जैसे हमने वहां टेंशन निकाली थी रॉड में, तो हमने एक फोर्स एफ लगाया था, फिर एक्सेलरेशन लिखा था, तो एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। नेट फोर्स कितनी है 160 अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है 7 4 5, तो 16 हो जाएगा अपॉन 16, तो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया ऊपर की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल करके ये आ रहा है, ठीक है।
अब हम T1 वाले पॉइंट की बात करेंगे, है ना। तो जो T1 वाला पॉइंट है ना, तो फिर इसकी बात करेंगे। ये बेसिकली तुम्हारे 7 kg वाले ब्लॉक के नीचे है ना, ये वाला जो पॉइंट है T1 वाला पॉइंट, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ T1 वाला पॉइंट। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि, हाँ ठीक है, टॉप पॉइंट के लिए देखेंगे। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। मैं यहाँ ब्लॉक के साथ ही बनाता था ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, वरना फिर सोचोगे बाद में कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 7 kg ब्लॉक, और यहाँ से नीचे जो जा रहा था, बेसिकली इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ब्लॉक की एफबीडी देखें, है ना, तो इस पर एक तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा 70 न्यूटन का। एक यहाँ पर टेंशन टी लग रहा होगा, जो इस टॉप पॉइंट का टेंशन भी है, जो T1 बेसिकली मैं जिसको बोल सकता हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स हम ऊपर लगा रहे थे, कितने का, 320 न्यूटन का। इस ब्लॉक पर बेसिकली ये तीन फोर्सेस है ना। और इसमें एक्सेलरेशन हमें कितना चाहिए, वो हमने निकाल रखा है 10 का, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि 7 × 10 यानी कि 70 इज इक्वल टू 320 माइनस T1 माइनस 70। समझ में आया, इस ब्लॉक की एफिनिटी से हम ये चीज लिख सकते हैं। तो T1 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से निकल करके आएगी 320 माइनस 140, यानी कि ये हो जाएगी तुम्हारी 180 न्यूटन। तो टॉप पॉइंट का टेंशन तो ये निकल गया, है ना। अब हम आएंगे मिड वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, तो मिड वाले पॉइंट पर आओगे, रोप के मिड पॉइंट पर, तो इसके नीचे 2 kg की रोप बचेगी T2 वाले पॉइंट के लिए, और इसके नीचे तुम्हारा ये 5 kg का ब्लॉक बचेगा, है ना। तो इस पॉइंट पर टोटली नीचे की तरफ 70 न्यूटन का वेट लटका है। तो ये हो गया 70 न्यूटन, 5 + 2 7, और 7 × 10 ग्रेविटी हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया, 70 न्यूटन। ठीक है, ऊपर की तरफ इसमें T2 होगा। ठीक है, और इसको कितना एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इसको चाहिए टोटल 10 का, है ना। ये हो गया, और इस टोटल कितने मास को ये ऊपर खींच रहा है, नीचे एक्स्ट्रा मास, ये टोटल मास भी 70, ये टोटल मास भी 5 + 2 7 ही है। तो हम ये चीज कह सकते हैं ना कि 7 जो ये टोटल मास है जिसको ये ऊपर खींचना चाह रहा है, जैसे हमने रोप वाले के लिए एम डैश निकाला था अभी पिछले जो, सॉरी, जो हमने रॉड में निकाला था उसमें एम डैश निकाला था। तो उस तरीके से जितने मास के ऊपर खींच रहा है वो कितना है, 5 + 2 7, और इंटू 10 कर देंगे। इंटू 10 क्यों, क्योंकि ये हमें ऊपर की तरफ 10 चाहिए, अगर ये 8 चाहिए होता तो हम इंटू 8 करते हैं ऐसा। तो 70 ये हो गया इज इक्वल टू, अब इस पर कौन कौन सी फोर्सेज है, T2 माइनस 70। समझ में आया, T2 ऊपर की तरफ और 70 नीचे की तरफ। 70 क्या है, ये जो वेट है नीचे वाले पार्ट का। ठीक है, तो T2 की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से निकल के आएगी 70 + 70 यानी कि 140 न्यूटन। तो मिड पॉइंट पर जो फोर्स होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 140 न्यूटन। इस तरीके से तुम सारे ये वाले सवाल कर सकते हो। बाकी ऐसे सवाल अब आगे जो है, जो मैं जेई मेन की सीरीज करा रहा हूँ 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाली, तो उसमें तुम्हें ऐसे बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी और कुछ खास नहीं है, यही है, मतलब इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है इसमें, सबसे यही है बस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वो जो पुली वाले सवाल आते हैं तुम्हारे, ठीक है, जिसमें ढेर सारी पुली तुम्हें कभी कभी देखने को मिल जाएगी, या एक दो पुली के सवाल भी जेईई मेन में डायरेक्टली आते हैं। तो वो पुली वाले सवालों में जिसमें ढेर सारी स्ट्रिंग्स देखने की मिलती है, तो उनमें हम कैसे काम करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तुम हेडिंग भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो देखते हैं, ये बेसिकली कुछ रिलेशंस होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के कुछ हम assumptions जो लेके चलते हैं उसके हिसाब से हम कुछ रिलेशंस बनाते हैं, जिससे हमारे पास और इक्वेशंस आती है, फिर हम उससे फोर्सेस वगैरह की एनालिसिस करते हैं। तो आओ देखते हैं, है ना। सबसे पहले समझना होगा कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है इसके लिए, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रॉब्लम है हम आइडियल स्ट्रिंग लेके चलेंगे, नॉन आइडियल के लिए तो तुम सॉल्व ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो आइडियल स्ट्रिंग पहले समझना पड़ेगा, और जनरली सवालों में जो स्ट्रिंग होती है वो आइडियल स्ट्रिंग ही होती है, वो लिख के भी देता है कि स्ट्रिंग्स आर आइडियल, पुली आर आइडियल। तो आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है, ऐसी स्ट्रिंग जिसके लिए मास जीरो हो, मतलब मासलेस स्ट्रिंग। जैसे अभी हमने रॉड में टेंशन निकाली तो रॉड का कुछ मास था, बट मासलेस स्ट्रिंग में मतलब उस स्ट्रिंग का हम मास एकदम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, बेसिकली जीरो मान रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा ऐसे में, मास ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू जीरो, है ना। एंड स्ट्रिंग्स आर, एंड सेकंड नीचे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग्स आर
इनएक्सटेंसिबल मतलब उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, है ना। अब जैसे इलास्टिक स्ट्रिंग्स होती है तो उसमें लेंथ वेरी कर सकती है ना, बट ये नॉन इलास्टिक होंगी, मतलब बेसिकली इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इनएक्सटेंसिबल। बेसिकली इसी वाले assumption का हम ज्यादातर यूज करते हैं रिलेशंस बनाने के लिए। बेसिकली लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एक का assumption तो ये और दूसरा ये, टोटल लेंथ ऑफ रिंग सॉरी स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये होता है ना। तो इनका अब हम यूज कैसे करेंगे सवालों में वो भी हम देखने वाले हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है इस तरीके का, ये एक फ्लोर है, ठीक है। अभी के लिए स्मूथ मान लो न्यू इक्वल टू 0। इस पर हमने एक इस तरीके का m मास का ब्लॉक रखा, फिर इससे हमने एक और m मास का ब्लॉक कनेक्ट किया, फिर आगे लगा। ये हमारी एक पुली है, ये पुली भी अभी हम पुली भी आइडियल होती है नॉन आइडियल होती है, तो ये आइडियल पुली है। आइडियल पुली का भी क्या होता है मैं तुम्हें आगे दिखा दूंगा। तो इस तरीके से ये पुली यहाँ पर लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से होते हुए ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, और यहाँ पर एक तुम्हारा 2m मास का ब्लॉक और लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते कैसे हैं, है ना, और होते क्या है ये, ठीक है। तो इस पे फोर्सेस तो तुम दिखा ही लोगे। अब मैं इसमें हमें क्या करना था, किसी एक फिक्स जगह पर बैठना था। जैसे ये एक फिक्स पुली है, इस पुली की लोकेशन चेंज होती है, ये हिंज है यहाँ पर अगर मैं बैठ गया, अब मैं केवल इस वाली स्ट्रिंग की बात करूं। अगर एक चीज तुम तो मानोगे, अगर ये जो है किसी एक्सेलरेशन पे चल रही है, सपोज इसका एक्सेलरेशन कुछ है, इसको मैंने बोल दिया A1, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया A2, है ना। और अगर इसका एक्सेलरेशन A2 है और ये स्ट्रिंग तुम्हारी मतलब स्लैक नहीं कर रही है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो इसका एक्सेलरेशन भी A2 होगा, ये चीज तो तुम मान लोगे, ठीक है। अब ये A1 और A2, अभी तो ये बहुत इजी केस है, ठीक है, बट ये टफ भी हो सकता था। तो आओ देखते हैं, है ना। तो बेसिकली हम ये कहेंगे, हम बेसिकली कंस्ट्रेंट लिखते कैसे हैं कि कोई एक रोप पकड़ो, इसमें दो रोप दिख रहे होंगे तुम्हें सवाल में, एक ये वाली और एक ये आगे वाली, ये वाली। तो मैंने ये राइट वाली रोप पकड़ी, तो इस पॉइंट पर जहां पर मैं बैठा हूँ, यहाँ से ये लेंथ को मैं कुछ बोल रहा हूँ x, और ये वाली लेंथ को मैं बोल रहा हूँ y, इस पॉइंट से। अब ये वेरी कैसे करके, अगर ये नीचे गया तो y बढ़ेगा x घटेगा, और अगर तो यार मैं ये कह रहा था कि अगर ये नीचे जाएगा, मतलब ये A1 पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब ये नीचे की तरफ मूव करेगा 2m वाला ब्लॉक, तो y बढ़ेगा x घटेगा, है ना। और अगर ये इस तरफ जाएगा, कोई हम नेट फोर्सेस को खींच लें, तो तुम्हारा जो x है वो बढ़ेगा और y घटेगा। बट अभी हम मान रहे हैं कि और कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, केवल वेट का फोर्स है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 2m वाला नीचे जाएगा, तो उसकी वजह से y बढ़ेगा x घटेगा। बट x प्लस वाई क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो चेंज हो नहीं रही, हमने पहले ही बोला कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो मैं एक चीज यहाँ से साफ साफ लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जरा डिफरेंशिएट कर दो यार। तो तुम ये लिख सकते हो x डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो यहाँ से बेसिकली तुमने क्या लिखा, x डैश का मतलब है dx बाई dt, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और ये है dy बाई dt, जो है अगर y वाले को देख रहे हो, तो dy बाई dt क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी को मैं v1 बोल दूं, है ना, और इसकी वेलोसिटी को मैं v2 बोल दूं, तो dy बाई dt तुम्हारा हो जाएगा v1, ठीक है। और dx बाई dt हो जाएगा तुम्हारा v2, है ना, इज इक्वल टू 0। बट एक चीज है कि अगर y बढ़ रहा है तो x घट रहा है, और x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि dy बाई dt अगर पॉजिटिव है तो dx बाई dt नेगेटिव है ना, इसलिए एक साइन आ जाएगा, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस लिख सकते हो तुम इस तरीके से, हो गया, है ना। ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, तो इस तरीके से। तो अभी के लिए, और सिमिलरली अगर तुम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, है ना, एक और बाई डी कर दो, ये तुमने यहाँ से सॉरी बेसिकली यहाँ से यहाँ तक तुमने डी बाई डी टी किया था, अब यहाँ से तुम एक बार फिर से डी बाई डी टी कर दोगे, इसके बाद तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो माइनस A2 प्लस A1 इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि A1 इक्वल टू A2 है। तो यहाँ से तुम ये कह सकते हो कि जितना एक्सेलरेशन इसका है वही सेम एक्सेलरेशन इसका भी है। ये तो बहुत सिंपल केस था। टफ केसेस में जब हम तीन चार स्ट्रिंग होंगी तो हम कैसे देखेंगे, या ऐसे लूप टाइप का बना होगा, मतलब ऐसे तीन चार स्ट्रिंग ऊपर नीचे बना रहे होंगे, पुली में अलग अलग पुली लगे होंगे, तो कैसे करेंगे वही हम देखते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लो, जो अभी मैंने बताया थी को लिखवा देता हूँ। ये है कि इफ मास ऑफ रोप, इफ मास ऑफ रोप इज इक्वल टू 0 एंड रोप इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब वही आइडियल स्ट्रिंग है ना, जो हमने ऊपर लिखा। तो हम एक चीज कह सकते हैं, देन वैल्यू ऑफ टेंशन ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, देन वैल्यू ऑफ टेंशन at different points, at different points of the rope is same। ठीक है, तो बेसिकली अगर कहने का मतलब है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, अगर ये स्ट्रिंग जो है, जो ये जैसे ये वाली पूरी स्ट्रिंग है, ये इस तरीके की आइडियल स्ट्रिंग है जिसका मास 0 है और ये एक्सटेंसिबल है, तो जो इस पॉइंट पर टेंशन होगा वही इस पॉइंट पर टेंशन होगा, वही इस पॉइंट पर टेंशन होगा, वही इस पॉइंट पर टेंशन होगा, है ना। बट इस पॉइंट का टेंशन जरूरी नहीं है वो बराबर हो, ठीक है, इसके लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये तो अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के लिए ऐसा कह सकते हो, ये हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, और इस स्ट्रिंग के लिए ये इस सारे पॉइंट्स पर टेंशन सेम होगा। ठीक है, बट जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में ये ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हमने टेंशन की डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, अभी जहां पर थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ ये, तो बेसिकली टेंशन के हमने क्या कहा था कि इस पार्ट को जैसे हमने काटा था, तो इस पार्ट का कुछ मास था, जो हमने ये एम डैश निकाला, इस पार्ट को आगे ले जाने के लिए कुछ एक फोर्स चाहिए होगा, है ना। तो इस मास को आगे ले जाने के लिए वो फोर्स हमें चाहिए होता था। ठीक है, तो उस तरीके से हमने टेंशन निकाला था। वो हर जगह पर अगर तुम लेंथ वेरी करोगे तो मास वेरी करेगा, जैसे अब यहाँ तक कुछ मास है, अगर तुम यहाँ से काटते ये तो ज्यादा मास होता, तो टेंशन भी ज्यादा आती, उस हिसाब से अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग आ रही थी। पिछले कितने मास को वो आगे ले जा रहा है, या जैसे हमने इस क्वेश्चन में भी देखा था कि यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग आई थी स्ट्रिंग में, क्योंकि ये मास वाली स्ट्रिंग थी, तो इस पॉइंट पर अलग और इस पॉइंट पर अलग आई थी, क्योंकि इस वाले T1 वाले पॉइंट को बेसिकली 5 4 9 kg ऊपर ले जाना था, और T2 वाले पॉइंट को 5 2 7 kg ऊपर ले जाना था। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में दोनों बार अलग अलग वैल्यू आई थी। बट अगर तुम स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है ना, सपोज इसका मास है, तो इस पॉइंट को भी केवल ये एम मास आगे ले जाना है, इस पॉइंट को भी केवल ये एम मास आगे ले जाना है, इस पॉइंट को भी केवल ये एम मास आगे ले जाना है, सेम एक्सेलरेशन से, जो कि ये A2 एक्सेलरेशन तुम्हें दिख रहा है। तो हर पॉइंट को एम मास ही ले जाना है, तो हर पॉइंट की टेंशन सेम है, बस इतना सिंपल है, इसको समझना और कुछ नहीं है। तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है, तो उस केस में टेंशन हर पॉइंट पर सेम होगा। क्यों होगा, मैंने तुम्हें उसका रीजन दे दिया है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग में कैसे हम मानते हैं कि एक तो एक दो चीजें तुम्हें आइडियल स्ट्रिंग में हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो ये कि हर अगर मास ऑफ द रोप 0 है, ये इनएक्सटेंसिबल है, तो आइडियल स्ट्रिंग की कंडीशन। तो पहली चीज कि टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट सेम होगा, और दूसरी चीज इस तरीके से तुम स्ट्रिंग लेंथ को कांस्टेंट लेकर के एक्सेलरेशन और सॉरी वेलोसिटी, जैसे हमने वेलोसिटी में ये रिलेशन निकाला, और एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन हो जाएगी A1 A2 का रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, बाकी इसको क्वेश्चन में लगाएंगे तो तुम्हें और अच्छे से दिखाएंगे। अगली चीज पे आते हैं, आइडियल पुली क्या होता है। ठीक है, खैर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रोटेशन से रिलेटेड है, थोड़ा रोटेशन इसमें पता होना चाहिए, बट कोई नहीं, इतना मैं यहाँ बता दूंगा, बाकी जब तुम रोटेशन पढ़ लोगे ना तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक तुम्हारा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, टॉर्क तुम्हारा मोमेंट ऑफ एनर्जी इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो वो अभी उसका लोड मत लो, वो तुम आगे समझ जाओगे। बाकी उसके मतलब समझ लो कि आइडियल पुली का मतलब क्या होता है और उसमें हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो आइडियल पुली का मतलब है कि पुली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस पुली, मास लेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली होनी चाहिए, तो हम उसको आइडियल पुली बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ डायग्राम। इस तरीके की सपोज हमारे पास पुली है, अ, ये हो गया, क्योंकि कहीं पर कुछ पॉइंट पर क्लैम्प्ड है ऐसे, है ना। और इसमें सपोज एक स्ट्रिंग इधर से आ रही है, इधर जा रही है, और इस पर से ऐसे पास हो रही है। ठीक है, ये हो गया।
तो सपोज यहाँ पर कुछ टेंशन होगा, सपोज मैं उसको बोल रहा हूँ T1, है ना, और यहाँ पर कुछ टेंशन होगा, इसको मैं बोल रहा हूँ T2, ठीक है, और ये इसका सेंटर है ना। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर टॉर्क होता है तुम्हारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पुली का रेडियस में कुछ आर बोल दे रहा हूँ, तो मैं ये बोलूंगा नेट टॉर्क, अगर मैं समझ सपोज कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे से रोटेट कर रहा है ना, T1 सपोज ज्यादा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मैं कहूंगा T1 R, जो इस फोर्स का टॉर्क होगा, माइनस इस फोर्स का टॉर्क टॉर्क होगा हमारा T2 R, ये होता है आई अल्फा के बराबर। बट फॉर आइडियल पुली, जो कि मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है, आइडियल पुली, है ना, जिसका खुद का कोई मास नहीं है, तो मास नहीं होगा तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, है ना। उसके अलावा अगर फ्रिक्शन नहीं, मतलब यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है, बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है कि मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लग के इसका इसको रोक रहा होगा स्लिप करने पर, इस पे बेसिकली, है ना। तो बट फॉर आइडियल पुली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो तुम्हारा ये आई है ना, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जीरो हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं T1R इक्वल टू T2R, विच इम्प्लाइज T1 इक्वल टू T2। मतलब अगर आइडियल पुली है तो ये T1 भी T के बराबर हो जाएगा, मतलब कोई एक T, और ये T, मतलब ये दोनों तरफ टेंशन इसके इक्वल ही होगी, मतलब जितना इधर रोप के दोनों एंड, जो एक इधर निकल रहा है एक इधर निकल रहा है, दोनों में बराबर टेंशन हो, ठीक है, अगर आइडियल पुली के थ्रू पास हो रहा है तो। ये हो गया। क्यों होगी? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जीरो होगा, ये हम रोटेशन पढ़ेंगे तो तुम्हें बताऊंगा और अच्छे से। अभी इतना समझ लो कि आइडियल पुली है तो दोनों तरफ टेंशन इक्वल होगी, ठीक है, दोनों एंड्स पर। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। इफ अ रोप passes over an ideal pulley, if a rope passes, so if a rope passes over an ideal pulley, passes over an ideal pulley, tension on any part of rope, tension on any part of rope on both sides of pulley is same। तो वही चीज मैंने लिखा दी जो ऊपर बताया कि दोनों साइड सेम टेंशन होगी ऑफ पुली इज सेम। तो नॉन आइडियल पुली के भी कुछ सवाल होते हैं, वो हम रोटेशन पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से तुम कर पाओगे, वो अभी नहीं आएंगे। बट अभी हमारे सारे क्वेश्चन में पुली आइडियल ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो, है ना, ये भी क्वेश्चन में तुम्हारे यूज होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारी आइडियल पुली है, एक मिनट, है ना, ये तुम्हारी आइडियल पुली है। सपोज इस पे एक स्ट्रिंग ऊपर से कहीं से आ रही है, इस तरीके से, इस पर ऐसे से मूव करके, हाँ, ये इस पे साइड साइड में है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है। हम्म, ठीक है, इस तरीके से। बट इस पुली से अटैच अब एक स्ट्रिंग ऐसे नीचे अलग से है, ठीक है, ये अलग स्ट्रिंग है, इस तरीके से। तो हम एक चीज तो जानते हैं कि अगर इसमें टेंशन इधर टी है तो इधर भी टी है। बट हम एक चीज और कह सकते हैं कि जो इसमें ये जो नीचे स्ट्रिंग जा रही है, फिर इसमें जो टेंशन होगी वो होगी 2T। ये चीज तुम्हें ध्यान रख। ये हमने कैसे बोला, है ना, भले ही ये पुली एक्सेलरेटेड हो तब भी, ऐसा हमने क्यों बोला, ठीक है। वो देखो, अगर सपोज ये पुली एक्सेलरेटेड है, कुछ इसका एक्सेलरेशन ए है ना, तो हम एक चीज तो लिख सकते हैं ना। सपोज अभी मैं इसको 2T की जगह टी डैश बोल देता हूँ, ये टी डैश इक्वल टू 2T, हम ऐसा प्रूव करेंगे, ठीक है, टी डैश बोल दे रहा हूँ। तो अगर मैं टी डैश बोल रहा हूँ तो मैं ये चीज कह सकता हूँ ना कि इसका जो ए है, तो मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ए, ये बराबर होना चाहिए तुम्हारा टू, सॉरी, टी डैश माइनस 2T के, क्योंकि टी डैश और एक टी ऊपर की तरफ, ये हो गया, ठीक है। बट मास ऑफ पुली तो जीरो है ना, यही तो आइडियल पुली की कंडीशन है। तो यहाँ से सिंपली तुम कह सकते हो कि टी डैश जो है तुम्हारा वो 2T के बराबर हो जाएगा, तो ये वही हुआ कि अगर ऊपर ऊपर टू टी और टी है तो नीचे 2T रहेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। तो इतने ही कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट में, बेसिकली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में तुम्हारे इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं। पहली बात, आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है? ऐसी स्ट्रिंग जिसका मास जीरो हो, प्लस वो इनएक्सटेंसिबल हो, जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो क्या होगा, हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। वो क्यों होगी मैंने तुम्हें ऊपर दिखा दिया, ठीक है। फिर आइडियल पुली की बात आती है। आइडियल पुली क्या होता है? ऐसा पुली जिसका मास जीरो हो और उस पर कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पुली के दोनों एंड पर सेम टेंशन होगी। ये वो क्यों होगी वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, बाकी रोटेशन पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। पहला हुआ आइडियल स्ट्रिंग, फिर हुआ आइडियल पुली। आइडियल स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, क्या चलता है, फिर आइडियल पुली में क्या रहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये कि अगर इस तरीके का दिया हुआ है कि ये एक स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास हो रही है और एक दूसरी स्ट्रिंग है, तो इस केस में अगर ये टी और टी है, ये टू टी होगा। क्यों होगा ये मैंने तुम्हें दिखा दिया, क्योंकि नीचे की तरफ अगर ये एक्सेलरेटेड भी है, रेस्ट पे है, तब तो समझ में ही आ रहा है। एक्सेलरेटेड भी है तो भी मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी डैश माइनस टू टी। तो मास ऑफ पुली जीरो है, तो बेसिकली टी डैश तुम्हारा टू टी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मैं कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया हूँ। एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, इसको तुम ट्राई करो, है ना। ठीक है, एक सिस्टम है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें ब्लॉक्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, इस तरीके का। ये एक पुली है, इस पे एक, तो इस पुली पे तुम्हारा एक ये 4m मास का ब्लॉक है, 4m। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से आ जाओगे, ये हो गया। यहाँ पर एक पुली और लगा दिया हमने। सारे पुली आइडियल हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग्स भी आइडियल हैं। फिर यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा। फिर यहाँ पर एक पुली, सॉरी, एक पुली और लगा है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। विजिबल तो है ना तुम्हारी स्क्रीन पे पूरा। यहाँ पर एक पुली है, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है जाकर के। ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट है, इस तरीके से तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, और ये इसके लेवल में है बराबर। ठीक है, ये समझ जा रहा हूँ। ये और यहाँ से नीचे एक हमने ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल है, और ये कुछ एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है। इस ए की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ जी, बेसिकली ग्रेविटी जी है तुम्हारी, ठीक है। इस ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले फोर्सेस देखते हैं, पहले एम मास का ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। एक इस पे लगेगी एम जी, एक इस पे लगेगी ऐसे टेंशन, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा। अगर यहाँ टेंशन है, इस रो पे हर जगह टेंशन टी होगा, तो इस पुली पर आओगे तो यहाँ भी टेंशन टी है। अगर ये टी है, ये वाली टेंशन तुम्हारी कितनी हो जाएगी, टी बाई टू नहीं हो जाएगी, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट देखा है उसके हिसाब से। समझ में आया कैसे, क्योंकि ये दोनों टी बाई टू हो जाएंगी। ये हो गया। तो बेसिकली इस पुली में अगर यहाँ पर आओगे तो ये टी बाई टू है, तो इस पुली पर भी टी बाई टू, मतलब इस पे दोनों तरफ सेम टेंशन होगी, क्योंकि आइडियल पुली है तो टी बाई टू। अगर ऐसा है तो अब ये क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टी बाई टू, यहाँ पर भी टी बाई टू। ठीक है, ऐसा एक एक का दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये पुली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पर भी टी बाई टू, यहाँ पर भी टी बाई टू। यहाँ वाले पे टी होगी बट इससे तुम्हें मतलब नहीं है, इसका कोई काम नहीं है अपने को, है ना। और ये टी बाई टू, तो इस पर भी टी बाई टू। अब इस 4m वाले पर आ गए, टी बाई टू है, और यहाँ पर एक एक्सेलरेशन इसका होगा। फिर एक्सेलरेशन नहीं, इसका एक मास, इसका वेट होगा, तो वो होगा 4m। और इसका एक्सेलरेशन में कुछ और बोल रहा हूँ, सपोज ए डैश, सर ए वन बोल देता हूँ, ठीक है, ए वन। ये ए वन ए के बराबर होगा या नहीं वो तो बात का मैटर है, ठीक है। अब पहले मैं दोनों के लिए एफबीडी बना के इक्वेशन लिखता हूँ। तो अगर मैं स्मॉल एम वाले के लिए लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि स्मॉल एम, सॉरी, इसका एक्सेलरेशन ए है, तो एम ए इक्वल टू एम जी माइनस टेंशन। इसके लिए लिखूंगा तो इसका मास 4m है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए वन माना है, तो मैं लिख सकता हूँ 4m A1, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान के लिख रहा हूँ इसको, इज इक्वल टू टी बाई टू माइनस 4m जी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर की तरफ टी बाई टू है, नीचे की तरफ 4m जी है। इज इक्वल टू टी बाई टू माइनस 4m जी। तो अपने पास अभी कितनी इक्वेशन है यहाँ पर, यहाँ से लिखता हूँ। तो बेसिकली अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, टू इक्वेशंस। और अननोन कितने हैं, मास m तो अपने को नोन है, चलो, है ना। ए अननोन है और टी अननोन है, ठीक है, और ए वन भी अननोन है। तीन, थ्री अननोन, थ्री अननोन्स कौन कौन से, ए वन टी। तो अब थ्री अननोन्स हो गए। अब क्या किया जाए यार, तो अपने को एक इक्वेशन कहीं और चाहिए। तो अब स्ट्रिंग्स में क्या पढ़ा है हमने, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने के लिए तुम्हारा जो पॉइंट है वो कुछ स्टेशनरी पॉइंट होना चाहिए, है ना।
तो इस पूरे डायग्राम में तुम्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? ये है, ये है, या ये है, ये तीनों है। ठीक है, तो तुम कोई भी स्टेशनरी पॉइंट ले सकते हो, बट यहाँ से मेरे को सही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, तो ऐसा मेरे को ये स्टेशनरी पॉइंट एकदम सही लग रहा है कंस्ट्रेंट लगाने के लिए। तो सपोज मैं कोई एक स्टेशनरी पॉइंट ये वाला अपना पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ गया इस तरीके से, है ना, कंस्ट्रेंट लगाने के लिए। अब यहाँ से मैं लेंथ लिखूंगा। ठीक है, सपोज मैंने इस लेंथ को, यहाँ से पुली तक की लेंथ को एक्स बोल दिया है। अच्छा, एक चीज तो मानते हो कि अगर तुम्हारे इस पॉइंट का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, तो इस पुली के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना। ये मैंने एक्स बोल दिया। अब सोचो अगर कुछ भी मोशन होगा, दो ही तरह के मोशन होगा, या तो ये नीचे जाए, है ना, या तो ये नीचे जाए। ठीक है, अगर ये नीचे जाएगा, है ना, तो ये पुली भी नीचे जाएगा। बट और फिर ये लेंथ वेरी करेगी तुम्हारी, ये एक्स वेरी करेगी। बट अगर ये नीचे भी जाता है तो ये लेंथ क्या चेंज होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि जितनी स्ट्रिंग यहाँ से नीचे जाएगी उतनी स्ट्रिंग यहाँ से नीचे ऐसे आ भी जाएगी। तो ये लेंथ पूरे टाइम कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली इस वाली लेंथ का भी यही है कि जो है जितनी ये यहाँ से आगे बढ़ेगी उतनी ये यहाँ से आ जाएगी। तो ये लेंथ भी सेम रहेगी। ठीक है, तो इस लेंथ को मैं सपोज बोल रहा हूँ L1। L1 बेसिकली कौन सी लेंथ है तुम्हारी, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, फिर इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ L2। ये होगी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अब इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ Y। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ Y। तो अब इस पूरी स्ट्रिंग के लिए अगर मैं कंस्ट्रेंट लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा y प्लस, बेसिकली y प्लस L2 प्लस L1 प्लस x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ स्ट्रिंग के लिए y प्लस L2 प्लस L1 प्लस, यहाँ पे x और x दो बार, तो 2x सीधे लिख दे रहा हूँ, 2x। ये तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक, डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन आएगा y डैश प्लस, जैसा कि मैंने तो बताया ये L2 और L1 तो चेंज होंगे नहीं। देखो अगर ये नीचे जाएगा तो y अगर सपोज ऐसे आ रहा है तो y चेंज हो रहा है, तो x भी, लेकिन x भी चेंज हो रहा है ना। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे गया तो ये पूरा का पूरा फुली नीचे जाएगा, तो ये x भी तुम्हारा चेंज होगा। ठीक है, बट L1 L2 चेंज नहीं होंगे, तो L1 L2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तुम्हारा 0 प्लस 0 प्लस 2x डैश इक्वल टू 0, है ना। बट एक चीज है कि यहाँ पर भी वही है कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और y बढ़ेगा तो x घटेगा, तो बेसिकली उल्टा वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक माइनस साइन आएगा, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो y डैश माइनस 2x डैश इक्वल टू 0, है ना। या इसको सिंपली तुम इस वाले केस में तो ऐसे भी देख सकते हो कि कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, है ना, y डैश माइनस 2x डैश इक्वल टू 0, यानी कि y डैश, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा A1। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ y डबल डैश, फिर से डिफरेंशिएट किया है, -2x डबल डैश इक्वल टू 0, है ना। अब y डबल डैश क्या है तुम्हारा, ये A1 है। ठीक है, क्योंकि इस वाले का एक्सेलरेशन बेसिकली हम लिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो y डबल डैश हमारा A1 है। A1 -2 x डबल डैश क्या है, x डबल डैश बेसिकली इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, तो वो a हो गया। यहाँ से लिख दूंगा a इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली तुम्हें A1 इक्वल टू 2a। अब तुम्हारे पास थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन नीचे है ही है। अब इन तीनों को तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। हमें बेसिकली A1 निकालना था। ठीक है, तो A1 निकाल लेते हैं। आओ, तो पहले इस वाली इक्वेशन से ये वाली दोनों इक्वेशन यूज करके हम t को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे एक बार सारी इक्वेशन साथ में लिख लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन है हमारी ma इक्वल टू mg माइनस टी। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4ma1 इक्वल टू टी बाई टू माइनस 4mg। 4ma1 इक्वल टू टी बाई टू माइनस 4mg। ठीक है, ये हो गया, है ना। अब और तीसरी इक्वेशन हमारी ये A1 इक्वल टू 2a तो है ही है, तो यहाँ से हमें टेंशन एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो मैं इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसमें इक्वेशन 1 अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरा टेंशन टेंशन कटते हुए दिख रहा है मेरे को। तो 2 इंटू इक्वेशन 2, तो इसका एलएचएस क्या है, 4m a1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8m a1 हो गया, है ना। ऊपर वाले को ऐड करते चल रहे साथ में, तो एलएचएस में था ma इज इक्वल टू, इसको जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी बाई टू इंटू टू टू, ये तुम्हारा टी बन जाएगा, और ऊपर माइनस टी है तो दोनों टी कट जाएंगे, तो वो तो 0 हो गया। और माइनस 4mg को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8mg हो जाएगा, है ना।
तो अब इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली बन के आई, इसमें दो अननोन है ए और ए वन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें बेसिकली ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ए की वैल्यू चाहिए, तो ए वन को हम टू ए रख दें सिंपली। ठीक है, ए वन इक्वल टू ए इसमें सब जगह रख दो। तो इसको तुम लिख सकते हो 16 m a प्लस m a इक्वल टू -8 mg। एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू तुम्हारी आएगी -8g/17। ठीक है, सही हुआ। गड़बड़ हुई क्या? अच्छा हाँ, ये एक प्लस एम जी भी तो था ना यार, ये प्लस एम जी भी तो था। इसको लोगे अगर, यहाँ पर ये -7 mg बनेगा, ठीक है। इसको 7 कर लेना, ठीक है, क्योंकि -8 mg प्लस एम जी भी तो रहेगा एक, ये हम लोग भूल गए थे। तो ये -7 mg/17 आएगा। ये माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको नीचे मान जाता हुआ माना था, बट ये एक्चुअली में ऊपर जा रहा है 7g/17 से। ये है बात, माइनस आ गया मतलब हमने उल्टा माना है। ठीक है, यही होता है सिंपली। तो इस तरीके से तुम कोई भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन कर सकते हो। तो अपनी फोर्सेस तो लिखना जानते हो और एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख दोगे, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप टेंशन के ज्यादातर सवाल तुम्हारे फ्रिक्शन के साथ में आते हैं। फ्रिक्शन के बिना वाले भी मेरे पास एक दो सवाल हैं, तो अपने एरोडोफ के अब एक आध सवाल हम सीधे लेते हैं। ठीक है, उनसे बहुत इजीली हो जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 1.72 एरोडोफ, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 72nd क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन डब्ल्यू। डब्ल्यू बेसिकली बोल रहा है मैं ए लूंगा, ठीक है, क्योंकि हम ए से ज्यादा वो है, फेमिलियर है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, मैंने बुक की लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ डब्ल्यू, बट हम उसको ए मानेंगे, ठीक है, इसी समझ लेना। ऑफ बॉडी टू, बॉडी टू क्या है अभी हम फिगर बनाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बॉडी टू इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, ठीक है, इफ इट्स मास is neta times, is neta times great as greater than, या as great as लिखा है बेसिकली यहाँ पे, as great as mass of bar 1, mass of bar 1 and the angle that inclined plane forms with the horizontal is equal to alpha, with the horizontal is equal to alpha, the masses of the police and the threats, the masses of the police and the threats as well as the friction। ये बेसिकली वही आइडियल की कंडीशन लिख रहा है और कुछ नहीं। as well as the friction are assumed to be negligible, are assumed to be negligible look into possible cases, look into possible cases। अब इसमें फिगर दिया है, फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरीके का एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है, ठीक है।
इस पर तुम्हारा ब्लॉक नंबर 1 इस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ से एक स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से ये है, ठीक है। पुली से एक स्ट्रिंग नीचे आ रही है, जो कि यहाँ पर एक दूसरे पुली में जुड़ी है। ये दूसरा पुली ऐसा है कि यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, जो कि इस एक लाइन फ्रेम पे ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से एक और है इस तरीके का, यहाँ से ब्लॉक नंबर 2 तुम्हारा बेसिकली इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, है ना। इसमें यही बोल रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन डब्ल्यू या ए जो भी है बॉडी टू। बेसिकली इसका एक्सेलरेशन को हमने ए बोल दिया था, बहुत नीचे की तरफ ये मान ले रहा है। ये ए कितना है ये हमें निकालना है, ठीक है। वेयर मास ऑफ बॉडी टू इज नीटा टाइम्स एज ग्रेटर मास ऑफ बॉडी वन। तो इसका मास मैं नीटा एम बोल दे रहा हूँ, और इसका मास मैं एम बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब अपने को पता नहीं है, बट मैंने ऐसा बोल दिया। अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ द पुलिस एंड साइड ये पूरी इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये ए निकालना है, तो आओ देखते हैं। तो देखो मैं एक एक की एफबीडी बनाता हूँ, पहले ये सेकंड वाले की बनाते हैं। इस पर एक इसका वेट लग रहा होगा, जो कि होगा तुम्हारा नीटा टाइम्स एम जी। और उसके अलावा इस पर एक यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा टी, ठीक है। ये टी है तो ये भी तुम्हारा टी है, ये भी तुम्हारा टी है, ये तुम्हारा हो जाएगा 2T। ये 2T है, ये 2T है, ये भी 2T है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 2T। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे किया आपने, सब तरफ की पुलिस वगैरह बनाते हुए यहाँ पहुंच गए। अब इस ब्लॉक की बात करोगे तो इस पर एक इस तरीके से लग रहा होगा तुम्हारा एम जी कॉस अल्फा, एक लग रहा होगा तुम्हारा एम जी साइन अल्फा, है ना। और एक हो रहा होगा तुम्हारा नॉर्मल। फ्रिक्शन यहाँ पर है नहीं, फ्रिक्शन लेस पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। तो पहले ब्लॉक के लिए एफबीडी लिखोगे तुम, क्या लिखोगे यहाँ से, तुम लिखोगे इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। इसको तुम लिखोगे इस ब्लॉक के लिए, मैं एफबीडी यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, तो लिखूंगा नीटा टाइम्स एम जी, नीटा टाइम्स एम ए, मतलब इसका टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन ए जो हमें चाहिए, इज इक्वल टू नीटा टाइम्स एम जी माइनस टेंशन टी, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल। अभी इसका एक्सेलरेशन क्या ए होगा, इस वाले ब्लॉक का पता नहीं यार, वो तो कंस्ट्रेंट से हमें देखना पड़ेगा। तो अभी मैं ए वन मान लेता हूँ, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन को मैंने ए वन बोल दिया, तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं। इसका मास कितना है, एम है, तो मैं लिखूंगा एम ए वन इज इक्वल टू, ऊपर की साइड फोर्स है 2T और नीचे है माइनस एम जी साइन अल्फा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 2T माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फा। अब तुम ध्यान से देखो फिर से यार, यहाँ पर दो इक्वेशन है अपने पास, अननोन कितने हैं। एक तो टी हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा नीटा एम। तो एम भी वैसे हमने अ, माना तो है, बट एम अननोन नहीं होगी, वो एक कंडीशन दी हुई ना, नीटा एम और एम वो रेशियो के फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो अननोन नहीं है। एक्सेलरेशन ए अननोन है, और एक्सेलरेशन ए वन अननोन है, बट इक्वेशन दो है। तो फिर तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंस्ट्रेंट। अब फिक्स्ड पुली ढूंढना है, ठीक है। ये वाले पुली को ही मैं इसी पे बैठ जाता हूँ, फिक्स्ड पुली, ठीक है। अब यहाँ से इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया कुछ एक्स पी, ठीक है, क्योंकि ये पुली है इस पॉइंट को, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया कुछ वाई, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ सिंपली तुम लिख सकते हो ए पी, जो इस पुली के पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ए पी इज इक्वल टू ए वन हो जाएगा। ये कैसे बोला, क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये बेसिकली एक्स पी, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स पी डबल डैश माइनस वाई वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और वही मतलब ए पी माइनस ए वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ए पी इक्वल टू ए वन। तो एक चीज तो ये पता चल गई। अब इस पी का रिलेशन हमें निकालना है इस ए के साथ, ए पी और ए का रिलेशन। तो एक चीज तुम ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा अलग जगह बना देता हूँ ना, तुम्हारे लिए ज्यादा थियोरेटिक हो जाएगा ये, है ना। एक बार फिर से बना देता हूँ। इस तरीके का तुम्हारा केवल इतना पार्ट बना रहा हूँ, ये साइड वॉल है क्लाइंट प्लेन की इस तरीके की, है ना। ये यहाँ पे तुम्हारा पुली लगा हुआ है, यहाँ से बेसिकली ऐसे आए हो तुम। यहाँ पर एक पुली और है, उस पुली का एक पॉइंट ये है, और एक ये तुम्हारे इस मास पर लगा है, कितना नीटा टाइम्स एम मास के ब्लॉक पर लगा है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी हमने बात की कि हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। तो हमने इस डिस्टेंस को एक्स पी बोल दिया। अब यहाँ से एक डिस्टेंस और है ये वाला,
इसको मैंने बोल दिया x1, कुछ और बोलता हूँ, चलो x बोल देता हूँ, x2 बोलता हूँ, क्योंकि 1 हमने उधर एक और जगह यूज कर लिया था ना। और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ x3। ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं इस स्ट्रिंग के लिए कंस्ट्रेंट लिखूंगा। खैर मैं इस पे यहाँ बैठ के नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं था, बट अब ये ऊपर वाला स्टेशनरी पॉइंट है, यहाँ तो मैं लिख सकता हूँ। इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए, ये वाली। ये लेंथ कितनी होगी, बेसिकली ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ है ना। तो मैं ये वाली लेंथ जो है लेफ्ट साइड वाली, ये इसको मैं लिखूंगा x3 - xp। ठीक है। x3 - xp हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। प्लस इस लेंथ को मुझे लिखना है, तो मैं इसको x2 - xp भी तो लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगी x2 - xp। ये तुम्हारी हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ से तुम लिखोगे कि x3 + x2 - 2xp इक्वल टू कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करोगे तो वही बात है कि अगर तुम्हारा, पहली बात सपोज मैं मान रहा हूँ अभी कि नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। जैसे ये वाला नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो तुम्हारा x2 बढ़ेगा, ठीक है। x3 घटेगा और xp भी बढ़ेगा, ठीक है, नीचे की तरफ अगर कुछ है तो मैं ये कह सकता हूँ x बेसिकली a3, नहीं x2 की वजह से एक्सेलरेशन किसका है, ये है, तो इसको मैंने a बोला था ना, a ही लिख देते हैं a। चलो पहले मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ कि x3 डबल डैश + x2 डबल डैश, सॉरी एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी। मैं x2 वाले को नीचे मान रहा हूँ ना, तो मैं ये लिखूंगा x2 डबल डैश, और ये x3 वाला ऊपर जाएगा, फिर अगर x2 नीचे जा रहा है तो -x3 डबल डैश लिख दूंगा सीधे। और प्लस, सॉरी -2xp डबल डैश, ठीक है, क्योंकि ये मैंने माना पॉजिटिव, ये नीचे अगर जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो ये कुछ नीचे ही जाएगा, ठीक है, इस तरीके से नीचे को मैंने पॉजिटिव माना है, ठीक है। अगर एक्सपी निगेटिव, एपी नेगेटिव आ गया, मतलब ऊपर जा रहा होगा ये, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x2 डबल डैश तुम्हारा इस ब्लॉक एक्सेलरेशन, इसको मैंने ए बोला था, ए हो गया, है ना, -x3 डबल डैश, है ना। अब तुम एक चीज देखोगे कि ठीक है, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, तो क्या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा। अभी आओ देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, नहीं कुछ गलत किया है क्या हमने, तो डबल डैश डबल डैश, हाँ। तो बेसिकली ये x3 डबल डैश तो 0 होगा ना, क्योंकि x3 तो तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा, हाँ यही पॉइंट था, वही मैं सोच रहा था क्या दिक्कत है। तो x3 डबल डैश तो 0 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि ये x3 तो लेंथ चेंज नहीं होगी ना, तुम खुद ही देखो ये कहाँ चेंज होगी। हम्म। पुली चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, पुली यहाँ से ऊपर जा सकता है, पुली यहाँ से नीचे जा सकता है, बट ये x3 तो फिक्स्ड है ना, तो ये तो चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a - 2xp डबल डैश। xp डबल डैश क्या होगा, मतलब इस पुली वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कितना है, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ है, एपी बोला था जिसको, जो कि a1 के बराबर आया था, ठीक है, तो a1 ही है ना। तो a - 2a1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। एक इक्वेशन तुम्हें और मिल गई इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच, जो ए तुम्हारा ये इसका एक्सेलरेशन था और a1 तुम्हारा इसका एक्सेलरेशन था, तो तुम्हें एक इक्वेशन और मिल गई, बाकी नंबर ये इक्वेशन दोनों थी। तो इन दोनों इक्वेशन को उठा के नीचे ले चलते हैं, यहाँ पे कॉपी मारता हूँ, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं पहले। ये हो गई तुम्हारी ये दो इक्वेशन, और तीसरी ये तुम्हारी a = 2a1, ठीक है, a = 2a1। अब तुम्हारे पास है थ्री इक्वेशन, थ्री अननोन। तो इनको सॉल्व करके तुम्हें किसकी वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में, बार 2 का एक्सेलरेशन, मतलब ये ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आओ बाकी a1 और t को एलिमिनेट करना है। तो पहले तो t को एलिमिनेट करते हैं इसमें से, ले आओ। तो इसमें -t दिख रहा है, यहाँ 2t है, तो पहली वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस इक्वेशन 2 कर दिया। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एलएचएस लिखते हैं ऊपर वाली का, तो वो हो जाएगा नीटा टाइम्स एम ए इंटू 2, यानी कि 2 नीटा एम ए, ठीक है। फिर नीचे वाले को डायरेक्टली हमें ऐड करना है, तो प्लस m a1, एलएचएस दोनों का लिख लें पहले, इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली का आरएचएस लिखेंगे, नीटा टाइम्स एमजी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 नीटा एमजी, 2 नीटा टाइम्स एमजी, -2t बनेगा, +2t बनेगा, खत्म।
और नीचे वाली का ये माइनस एम जी साइन अल्फा हमें और लिखना है, माइनस एम जी साइन अल्फा। ठीक है, कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? मेरे ख्याल से तो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं यार। चलो देखते हैं, आगे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये रहा A1, है ना? तो यहाँ से लिखोगे A1 की वैल्यू, यहाँ से लिख सकते हो नीटर टाइम्स एम जी जी साइन अल्फा। हाँ, अब A1 की वैल्यू क्या लिखोगे? बेसिकली A इक्वल टू 2A1 है ना? तो A1 की जगह A/2 लिख दो, ठीक है? तो 2 नीटा टाइम्स एम ए प्लस MA/2, है ना, इक्वल टू 2 नीटा टाइम्स एम जी माइनस एम जी साइन अल्फा। ठीक है, तो एम 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 तो सबसे काट दो, बाकी पूरी इक्वेशन को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से 2 हटाना है। तो यहाँ से लिखोगे 4 नीटा A प्लस A इज इक्वल टू 2 नीटा G माइनस जी साइन अल्फा। नहीं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 नीटा G माइनस 2G साइन अल्फा ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि A के साथ कॉमन लिया 4 नीटा प्लस 1 आएगा अंदर, और इधर आएगा तुम्हारा 2G कॉमन लिया, तो बचेगा तुम्हारे पास 2 नीटा माइनस साइन अल्फा। समझ में आया कैसे? 2 नीटा माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2G इंटू में 2 नीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन 4 नीटा प्लस 1। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक बार मैं आंसर चेक भी कर लूँ, वैसे मेरे ख्याल से सही है। क्वेश्चन नंबर 72 था ना तुम्हारा ये? सही है, आंसर सही है। एक बार देख ले। 2G to 2 नीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन, आ गया, अरे हाँ, अपॉन 4 नीटा। यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आप कंस्ट्रेंट के सवाल तुम कर लोगे। एक सवाल मैं और कराता, इनरोड का एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये है एरोडोफ, क्वेश्चन नंबर 1.73। ठीक है, मतलब वही 73rd क्वेश्चन। लिखा इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, इन द अरेंजमेंट shown in figure, the bodies have masses, the bodies have masses m naught, m1, m2, m naught, m1, m2। ये फिगर में है, फिगर बनाते हैं। ठीक है, the friction is absent, the friction is absent, the masses of the pulleys and threads, the masses of the pulleys and threads are negligible, are negligible. Find the acceleration of body m1, find the acceleration of body m1, look into possible cases। look, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा पिछला अभी हम कर रहे हैं, मतलब पिछला जो हमने किया और जो हमने आज थ्योरी पढ़ी है पूरी, इसी पर बेस्ड है पूरा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन, अब मैं इसका फिगर बना दूं जरा। इस तरीके का फिगर गिवन है, इस तरीके का सरफेस है, इस पर ये एम नॉट मास का ब्लॉक रखा है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सारी आइडियल है। ठीक है, ये गिवन है, इस तरीके से स्ट्रिंग नीचे जा रही है तुम्हारी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये जाकर के एक पुली में इस तरीके से अटैच्ड है, जिसमें यहाँ से नीचे इस तरीके से 2 ब्लॉक्स हैं,
इनके मासेस हैं m1 m। ठीक है, तो इसमें तुमसे एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 ये पूछा है, और बाकी चीजें तुम्हें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तो इसको तुम करके टेस्ट भी कर सकते हो कि जितना आज तुम्हें पढ़ाया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम अगली क्लास में अपनी डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितना भी तुम्हें आज बताया तुम्हें समझ में आया होगा, और अब तुम्हें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के जितने भी सवाल है उनमें कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना यार, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।